वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक मुल्क एक इंतखाब पर आज कुल जमाती मीटिंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलब की है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालफत कर रही है। मीटिंग में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, वहीं एनसी और एनसीपी दोनों पार्टियां मीटिंग में शामिल होंगी। मीटिंग में ममता बनर्जी, केजरीवाल, डीएमके के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत नहीं करने का फैसला किया है। इस मीटिंग में मुल्क भर में आम चुनाव और असेंबलियों के चुनाव एक साथ कराने समेत मुख्तलिफ मसाइल पर गौर खौज किया जाएगा। कुछ चीजों का विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से आया। आज इसके फायदे कितने हैं? अगर एक नेशन है, एक इलेक्शन होगा, तो ये आपने देखा होगा कि कभी लोकसभा के इलेक्शन, फिर स्टेट की असेंबलीज के इलेक्शन, फिर पंचायत के इलेक्शन, नगर पंचायतों के इलेक्शन, फिर दूसरे स्टेट के इलेक्शन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। कितना पैसे का खर्च होता है। समय जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोई योजनाएं नहीं लागू हो सकती हैं, नए शिलान्यास नहीं सकता। इससे कंट्री के इंटरेस्ट में ये है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो शायद हमारी डेवलपमेंट की पेस और स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, चुनाव का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, जनता के ऊपर कोई एक्सचेकर पर बोझ बहुत कम हो जाएगा। तो ये हर तरह से इस देश के लिए हितकर है। हम लोग तो शुरू से साथ में हैं। जो सरकार का स्टैंड है उसके साथ में हैं और उससे सब चीज का बचत होगा, पैसा का बचत होगा, समय का बचत होगा और ये विकास का काम अवरुद्ध हो जाता है, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के कारण, वो क्या कहते हैं, खत्म हो जाएगा। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें राष्ट्रीय बहस भी होनी चाहिए और उस पर सहमति भी होनी चाहिए। हमारा देश जो है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अगर आप देखें तो हर महीने, हर 2 महीने में कहीं न कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होता रहता है। कभी विधानसभाओं के चुनाव तो कभी लोकसभा का चुनाव। तो आज देश पर जो इन चुनावों का बोझ है वो कैसे कम हो सके और उस वक्त जो खर्च होते हैं उसका देश के विकास, देश के लोगों के विकास में कैसे खर्च होके, ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें सभी लोगों को अपनी राय देनी चाहिए। और ये प्रधानमंत्री जी ने संपर्क और संवाद के माध्यम से सुझावों का एक जो अगर क्रम रखा है तो इसमें सबको शामिल होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर मीटिंग में जेडीयू लीडर और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार शामिल होंगे। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने वन नेशन वन इलेक्शन के तस्वुर को पुरकशिश बताया है। उनका कहना है कि इससे फजूल खर्ची नहीं होगी। केसी त्यागी से न्यूज 18 नुमाइंदे ने गुफ्तगू की। इलेक्शन को लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग आज हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं इस बैठक में भाग लेने के लिए। बात करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, आज मीटिंग हो रही है, किस तरह से जेडीयू देख रही है? जेडीयू का एजेंडा क्या है इसको लेकर? ये एक बहुत आकर्षक विचार है और प्रधानमंत्री इस पर पहले भी पहल कर चुके हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इसका स्वागत किया है। एक तो इसमें फिजूल खर्ची जो है वो समाप्त होती है। दूसरा, 4-5 महीने तक कोई कामकाज देश के अंदर नहीं होता। कभी कहीं कोई ना कहीं आचार संहिता लगी रहती है और इतना लंबा बोझिल चुनाव हो जाता है कि छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये बहुत उबाऊ होता है। इसलिए हमारी पार्टी इस विचार का समर्थन करती है और विशेष तौर पर विषम परिस्थितियों में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी आज की बैठक में हिस्सा लेंगे। एक सवाल है कि आपकी विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है आरजेडी बिहार में, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो मनोज झा है सांसद और मुख्य प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं गया है, निमंत्रण ही नहीं मिला है और पार्टी मीटिंग में। दूसरा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है जब बिहार में इतने फेज में चुनाव कराए गए लोकसभा चुनाव में, आखिर फिर जब इतने फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं, एक फेज में संभव ही नहीं है, तो वन नेशन वन इलेक्शन सफल कैसे होगा? नहीं, मैं उनके प्रश्न के दूसरे भाग से सहमत हूँ। 7 चरणों में बिहार में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। ये उबाऊ भी हैं, खर्चीले भी हैं, थकाऊ भी हैं, लेकिन उनकी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया गया, ये प्रश्न प्रधानमंत्री के विवेकाधीन है कि उनकी पार्टी का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, ये कारण है या कोई और कारण है, इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू वन पार्टी वन इलेक्शन के मुद्दे पर सरकार के साथ है, बीजेपी का समर्थन कर रही है। कैमरामैन गौरव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमितेश बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के
जिस तरह का रिएक्शन मुख्तलिफ पार्टियों से मिल रहा है, कोई इसकी हिमायत कर रहे हैं तो कोई इसकी सख्त मुखालफत भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी, केजरीवाल, कांग्रेस जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की है और इस मीटिंग में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। मजीद क्या कुछ रिएक्शन जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से इस पूरे मामले को लेकर के मिल रहा है? देखिए, जहां तक बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का सवाल है, जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। खासतौर से बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नीतीश कुमार, वो दिल्ली पहुंचे हैं। उनके आवास के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार पहुंचे हैं, पार्लियामेंट के लिए रवाना हुए हैं, जहां पर आज बैठक होनी है। तो निश्चित रूप से जेडीयू इसको सपोर्ट कर रही है। रामविलास पासवान जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो बीजेपी के सहयोगी दलों की तरफ से समर्थन तो मिल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन जो विरोधी दल हैं उनकी तरफ से इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि हमें इस बैठक में बुलाया तक नहीं गया है, इसलिए आरजेडी पहले से ही विरोध कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ममता बनर्जी की, मायावती की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें जो कि मुख्य विपक्षी दल है, वो भी अगर इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब सभी दलों को साथ लेकर चलने की बात होगी तो बिना विपक्षी दलों को ऑनबोर्ड लिए इस पर आगे कैसे बढ़ पाएगी सरकार। लेकिन सरकार के एजेंडे में यह मुद्दा सबसे अहम है और सबसे पहले है। इसका उदाहरण साफ तौर पर दिख रहा है कि संसद का सत्र शुरू होते ही और नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री काफी संजीदा हैं और शुरू में ही ये बैठक करके इस मुद्दे को एक तरह से आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से जो इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के जो मुखालिफ पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है ये लागू करना सही नहीं है। हालांकि पहले भी अगर बात करें तो 1951 1967 के दौरान जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद से चेंज हो गया और अब जो है वापस इसको करने की कोशिश की जा रही है। आपसे अमितेश ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ फायदे हैं जो बीजेपी बता रही है वन नेशन वन इलेक्शन से होगा? देखिए, बीजेपी की तरफ से साफ साफ यही कहा जा रहा है और जो भी दल इस बात के समर्थन में उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विकास की योजनाएं जो है बाधित होती हैं, चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू होती है। कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर विधानसभा का चुनाव होता है। इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र के जो नेता हैं वो भी सम्मिलित होते हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं। तो पूरी तरह से देखें तो जो साइकिल चलती रहती है, पूरी प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, इसमें लगातार चलती रहती है, कभी इसमें ठहराव नहीं आता है। अभी एक राज्य का विधानसभा चुनाव खत्म होता है, फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद दूसरे राज्यों का विधानसभा चुनाव शुरू हो जाता है, तो विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता है, इसमें रुकावट पैदा होती है। इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल यही तर्क दे रहे हैं कि अगर 5 साल में एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव संपन्न कराया जाता है तो उस सिचुएशन में विकास काफी तेजी से होगा और चुनाव आचार संहिता हमेशा लागू नहीं होगी। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी इससे काफी सुदृढ़ होगी और सरकारें जो कि डर के कहीं ना कहीं फैसला करती हैं, कई बार लोक लुभावन वादे भी करने होते हैं, लोक लुभावन फैसले भी करने पड़ जाते हैं चुनाव के चलते कहीं ना कहीं, भले पॉलिटिकल पार्टी इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन हकीकत है। तो उस सिचुएशन में 5 सालों में बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर कदम भी उठाए जा सकते हैं, सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी जो भी हैं इसके पक्ष में है और चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो और 5 साल में एक बार ही विधानसभा और लोकसभा के साथ चुनाव कराए जाएं। अमितेश, क्या इलेक्शन कमीशन इतनी वेल इक्विप्ड है कि वो स्टेट और जो रियासती और सेंटर के इलेक्शंस जो है एक साथ करा सके? क्या इतनी इक्विप्ड है इलेक्शन कमीशन? देखिए, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। अगर अभी 2019 की ही बात करें तो ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में और बाकी 1-2 राज्यों में भी लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए और निश्चित रूप से उसमें कोई इलेक्शन कमीशन को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो डिप्लॉयमेंट उनका होता है उसमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है सरकारों के, चुनाव आयोग के ऊपर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार हो रहा है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से मैं आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी सवाल खड़ा कर रही थी कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया गया अभी लोकसभा चुनाव में, जहां पर मात्र 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अगर 40 लोकसभा सीट पर 7 चरण में चुनाव संपन्न कराता है तो एक साथ विधानसभा लोकसभा का चुनाव देश भर में कैसे कर पाएगा? यही बात है विरोधी दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मायावती की बात करें तो वो सवाल खड़ा कर रही है कि ईवीएम के ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं पूरी चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो अभी इस मुद्दे पर सहमति बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन चुनाव आयोग इस दिशा में आगे बढ़ सकता है अगर सारे राजनीतिक दल एक मंच पर ऑनबोर्ड आ जाएं इसमें। तो बिल्कुल अमितेश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी अमितेश, क्योंकि मेन एजेंडा इस मीटिंग का यही है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन उसके बावजूद और भी कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। वो क्या कुछ मुद्दे हैं?
देखिए, महात्मा गांधी की जयंती का 150वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के सरकार चाह रही है कि सभी दलों के साथ एक सर्वदलीय बैठक कर सभी लोगों से उसमें सलाह मशविरा किया जाए और उसके बाद हर स्टेट में इसको देशव्यापी तरीके से एक बेहतर तरीके से मनाया जाए। एक तो वो एजेंडा है। दूसरा, आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं 2022 में, तो सरकार चाहती है कि जो आजादी के 75 साल पूरे हों तो उस मौके पर देश भर में जश्न मनाया जाए और सारे दल और सारे राजनीतिक दलों के अलावा सभी स्टेट गवर्नमेंट इसमें साथ हों। इसीलिए सभी विपक्षी दलों को भी इस मुद्दे पर भी सरकार साथ लेना चाह रही है। आज की बैठक में यह भी एजेंडा, इस बात पर भी चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक तरह से बॉयकॉट कर दिया है इस मीटिंग का, तो दूसरे जो मुद्दे हैं वो भी काफी प्रभावित होंगे, उस पर भी असर पड़ेगा और उस मुद्दे पर भी चर्चा आज संभव नहीं हो पाएगी ऑल पार्टी मीटिंग में। बिल्कुल अमितेश, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आरपीआई लीडर रामदास अठावले आजकल काफी तुकबंदी कर रहे हैं। उनकी तुकबंदी आप भी सुनिए। देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम। वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल। राहुल जी आप अब रहो खुशहाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान। आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान। भारत की हमें बढ़ानी है शान। भारत की हमें बढ़ानी है शान। लोकसभा चलाने के लिए आप जैसा परफेक्ट है मैन। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन ने शमूलियत तरक्की पर जोर दिया है। वजीर आजम के कोई हामी और मुखालिफ नहीं बल्कि गैर जानिबदार होने वाले बयान पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी बाहर कहते हैं कि अभी पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, सिर्फ निष्पक्ष होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हिंदुस्तान की, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो पक्ष विपक्ष के साथ बहुपक्ष भी रहेंगे। सिर्फ आपको निष्पक्ष रहना होगा सर। आप ही सिर्फ निष्पक्ष हो ना सकते, क्योंकि ये चेयर इम्पार्शियल चेयर होते हैं। ये जब शपथ लेने शुरू हो गए थे तो कहीं जय श्री राम, कहीं अल्लाहू अकबर, कहीं जय काली, ये तरीके से जो नजारा पेश हुआ था ये सही नहीं था। ये मैं अब व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, लेकिन ये मर्यादा की सवाल है इस हाउस की। सर, वही राम जो दशरथ की बेटा, वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे नियारा। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सर, हमें इस तरीके की समाज बनाना चाहिए। जब एक छोटे से बात कहता हूं, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पुजारी को मंदिर में रहमान नजर आए, दुनिया की सूरत बदल जाएगी जब इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में एक ट्रॉली ब्रिज में फंसे 4 तलबा को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि घरिया ढांस में ये एक वाकया पेश आया। इस ब्रिज से जब ये तलबा दरिया पार करने की कोशिश कर रहे थे तो बीच में ट्रॉली फंस गई। इतला मिलने के फौरन बाद एसडीएम चनानी अब्दुल सत्तार, एसएचओ चनानी परमजीत सिंह और टीम मौके पर पहुंचे और इन तलबा को निकालने का काम शुरू कर दिया। आखिरकार तलबा को बचा लिया गया।
मगरबी दिल्ली में सरकारी जमीन पर मसाजिद की मुबैना तामीर से बीजेपी रुकन पार्लियामान परवेश सिंह साहिब को तशवीश लाहक है। उन्होंने इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बेजल को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये देखने में आ रहा है कि सरकारी जमीन, पार्कों और दीगर मकामात पर मस्जिदों की तामीर की जा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परवेश साहब सिंह ने इस मामले की जांच करने का मुतालबा भी किया है। इसके लिए उन्होंने एलजी से एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। परवेश साहब सिंह मगरबी दिल्ली से रुकन पार्लियामेंट हैं। मुंबई की पीएमएलए खसूसी अदालत ने जाकिर नायक को समन जारी किया है। खसूसी अदालत ने जाकिर नायक को 31 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। ईडी ने गैर जमानती वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। अगर 31 जुलाई को जाकिर नायक हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। जाकिर नायक इस वक्त मलेशिया में है। बिहार में गर्मी और लू का कहर जारी है। अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद ज़ेर इलाज है। गर्मी और लू से हो रही अमवात को देखते हुए गया, गोपालगंज, जहानाबाद, सत्यामुड़ी, दरभंगा और मधुबनी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दफा 144 नाफिज रहेगी। तालीमी सरगर्मियां और तामीरी काम इस दौरान बंद रखने की भी हिदायत दी गई है। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। बुखार की वजह से अब तक 144 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतादिद बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। आज एसकेएमसीएच और बेतिया में एक बच्चे की मौत हुई है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में अब तक 114 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर मरीजों के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर उनके बच्चों का इलाज सही से नहीं कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि बीमार बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। बिहार में दिमागी बुखार से हो रही अमवात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल पर समाअत करने को तैयार हो गया है। समाअत पीर को होगी। पीआईएल में रियासती और मरकजी हुकूमत को दमजगी बख्सर से निमटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा गया है। अर्जी में यह भी मुतालबा किया गया है कि दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई चमकी बुखार की वजह से, और अब उसी से संबंधित एक याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिकाकर्ता मनोहर हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है। हम जानते हैं कि क्या क्या है आपकी याचिका में। मनोहर, आपकी याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काफी गंभीर मामला है। हमने याचिका में मांग करी है कि चूंकि मौतों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो तुरंत एक मेडिकल टीम पूरे देश के एक्सपर्ट डॉक्टरों का स्थापित करके बिहार भेजा जाए, ताकि ये मौत का आंकड़ा रुका जा सके। और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में बातें सामने आ रही है कि ये मौतें डॉक्टरों और वहाँ जो सुविधाएं हैं उनके अभाव में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चमकी बुखार इनक्यूरेबल है। तो इन सुविधाओं के लिए भी हमने प्रेयर करा है कि तुरंत 500 आईसीयूज वहाँ स्थापित करे जाएं और 100 मोबाइल आईसीयूज स्थापित करे जाए, ताकि वो ग्रामीण इलाकों में जाकर के जो बच्चे इससे पीड़ित हैं उनका इलाज किया जा सके। हमने यह भी प्रार्थना करी है कि जो बच्चे जिनकी मौतें ये राज्य सरकार की अनदेखी की वजह से हुई है, उनको परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा कम से कम आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करी जाए। आपको लगता नहीं है मनोहर कि बिहार सरकार काफी देर से जागी? कई बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद सीएम साहब गए वहां पे, केंद्रीय मंत्री गए, लेकिन अगर ये समय रहते कार्रवाई की जा सकती थी तो इतनी बड़ी जो चीजें घटना हुई है वो ना होने पाती। हमने ये सारी चीज़ों को भी पिटीशन में एक मुद्दा बनाया है कि ये मौतें हर साल होती है। कभी आंकड़ा 1000 होता है, कभी 2000 होता है, कभी 4000 होता है, और हर साल ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जाता है और फिर 2-4 महीने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। सिर्फ राज्य सरकार या केंद्रीय मंत्री के जाने से नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दिखाती है केंद्रीय मंत्री के सामने बच्चों की मौतें हुई। आपने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को भी इस मामले में टैग किया है, उनको भी पार्टी बनाया है। हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश को पार्टी बनाया है क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये आउटब्रेक काफ़ी समय देखा गया है, और हमने उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार बना करके ये जानने की कोशिश करी है कि उन्होंने क्या तैयारियां करी है इस आउटब्रेक को डील करने के लिए, क्योंकि ये बीमारी फिर उत्तर प्रदेश में भी हर साल देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार को पक्षकार बनाया गया है। ठीक है मनोहर, तो सोमवार को अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा।
तमाम चीजें फिलहाल अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि मोबाइल आईसीयू बढ़ाया जाए, कंपनसेशन दिया जाए और एक तैयारी की जाए, एक स्टडी की जरूरत है कि जो मौतें हो रही हैं वो किन कारणों से हो रही है। राज्य सरकार को इस पूरे मामले में एक कदम उठाने की जरूरत है। तो देखना यह है कि जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा तो बिहार सरकार अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। कैमरामैन अंकित के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर शकील अहमद खान ने बिहार में बच्चों की अमवात को लेकर बिहार हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मौत हो रही है और सरकार की नींद 22 दिन बाद खुली है। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार में गुज़िश्ता कई सालों से डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने शकील अहमद से खास बातचीत की। बिहार में चमकी बुखार से मारे जा रहे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक। सर, क्या लगता है सरकार ये इतनी देरी करने के पीछे क्या वजह थी? सरकार निष्प्राण हो चुकी है। 22 दिन के बाद प्रदेश के मुखिया को फुर्सत मिली और प्रदेश के मुखिया और उप जो मुख्यमंत्री हैं दोनों को, माननीय सुशील मोदी जी को भी, दोनों को फुर्सत मिली। उसके पहले जो सेंट्रल की टीम गई थी हेल्थ मिनिस्टर्स की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये पहले से भी बिहार की सूरत हाल पिछले सुशासन के राज में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अति संवेदनशील इशू पे भी असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा हुई है बिहार में। लेकिन सवाल ये कि सर, हर साल इस तरह की बीमारी या हम कह सकते हैं बुखार की जो खबरें हैं वो आती रहती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं चेतती थी? पिछली घटना को देखते हैं 1990 के बाद से वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, लालू प्रसाद जी और नीतीश की सरकार है। तो और 15 साल से तो नीतीश जी की है और नीतीश जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप समझ लीजिए कितनी कैसी संवेदनशीलता है कि जहां बच्चे इतने डेथ हो जाएं। इन सबको पता है कि बिहार के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेड है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो दवाई नहीं है, दवा है तो डॉक्टर्स नहीं है। पिछले 20-25 सालों से डॉक्टरों की बहाली नहीं हुई है। तो ये सिचुएशन बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में है। इससे भी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है अगर अभी ये चेतेंगे नहीं तो। कैमरा पर्सन हनु के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इराक के जनूबी शहर बसरा में एक रॉकेट गिरा जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये रॉकेट बसरा में वाक़े आलमी तेल कंपनियों के हेडक्वार्टर पर गिरा और इसकी जद में आकर 2 वर्कर जख्मी हो गए हैं। इराक पुलिस ने इस खबर की तस्दीक की है। उसे ये भी बताया कि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। यह हमला उस वक्त हुआ जब खित्ते में अमरीका और ईरान के बीच कशीदगी जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।